चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। बांग्लादेश के रास्ते भारत को घेरने की बड़ी साजिश रची जा रही थी और दिल्ली में बैठे रणनीतिकार भी इस बात को लेकर बेहद परेशान थे। भारत को पूर्वोत्तर से जोड़ने वाला एक पतला सा हिस्सा जिसने काट देने के लिए बांग्लादेश और चीन लगातार साजिश कर रहे थे। तभी चुनावों के बाद अब पश्चिम बंगाल की धरती पर एक ऐसा फैसला अचानक ले लिया गया है जिसने बीजिंग से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा दिया है। बिना किसी शोर शराबे के सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े भारत के उस सबसे नाजुक हिस्से को पूरी तरह से सुरक्षित करने का काम शुरू हो गया है जिसे पूरी दुनिया भारत की सबसे कमजोर नस मानती थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कुर्सी पर बैठते ही सीधे उस संवेदनशील नस पर हाथ रख दिया है जहां से भारत के 8 राज्यों का भविष्य तय होता है। ये एक ऐसा कदम है जिसने दुश्मनों की सालों की प्लानिंग को सिर्फ एक झटके में मिट्टी में मिला दिया है। अगर उस रास्ते को किसी दिन काट दिया जाए तो क्या एक झटके में भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग किया जा सकता है? आखिर क्यों चीन की सेना डोकलाम के बहाने बार बार उसी इलाके के आसपास मंडराती रही? क्यों बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतें खुलेआम चिकन नेक काटने की बातें करती रही हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ममता राज में 1 साल तक दबाई गई वो फाइल कौन सी थी जिसे शुभेंदु अधिकारी ने सत्ता में आते ही खोलकर ऐसा फैसला कर दिया कि चीन से लेकर बांग्लादेश तक खलबली मच गई? दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलते ही अब वो खेल शुरू हो चुका है जिसकी उम्मीद शायद दिल्ली को भी इतनी जल्दी नहीं थी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आते ही सबसे पहला वार उस इलाके पर किया है जिसे भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। वही सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वही चिकन नेक जिसके सहारे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जैसे 8 उत्तर पूर्वी राज्य भारत से जुड़े हुए हैं। ये वही इलाका है जिसकी चौड़ाई कई जगहों पर सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर रह जाती है। यानी अगर दुश्मन ने यहां रुकावट पैदा कर दी तो नॉर्थ ईस्ट का भारत से संपर्क खतरे में पड़ सकता है। अब बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा दांव चला है जिससे चीन बांग्लादेश के सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं। ममता सरकार जिस फाइल को लगभग 1 साल तक दबाकर बैठी रही, शुभेंदु सरकार ने उसे सत्ता में आते ही मंजूरी दे दी। फैसला हुआ कि नेशनल हाईवे के 7 अहम हिस्से अब सीधे NHAI और NHIDCL जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिए जाएंगे। यानी अब इस पूरे संवेदनशील इलाके की सड़कें, चौड़ीकरण, मजबूती और इंफ्रास्ट्रक्चर सीधे केंद्र सरकार की निगरानी में तेजी से तैयार होंगे। और दोस्तों, ये कोई मामूली सड़कें नहीं हैं। इन 7 हिस्सों में से 5 सीधे उसी चिकन नेक कॉरिडोर से गुजरते हैं जिस पर चीन की नजर सालों से टिकी हुई है। उत्तर में नेपाल और भूटान, दक्षिण में बांग्लादेश, ऊपर चुंबी घाटी के पार चीन, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ भारत का सबसे संवेदनशील इलाका। यही कारण है कि 2017 के डोकलाम विवाद के समय पूरी दुनिया की नजर इसी कॉरिडोर पर टिक गई थी। चीन वहां सड़क बनाकर भारत की इस गर्दन के ओर करीब पहुंचना चाहता था, लेकिन भारतीय सेना ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब जरा समझिए कि शुभेंदु अधिकारी के फैसले का असली मतलब क्या है। NH-10, जो सिक्किम की सप्लाई लाइन माना जाता है, हर मानसून में भूस्खलन और सड़क टूटने की वजह से बंद हो जाता था। NH-110, जो दार्जिलिंग को जोड़ता है, सालों से जाम और जमीन धंसने की समस्या झेल रहा था। लेकिन ममता सरकार और केंद्र के बीच खींचतान में ये प्रोजेक्ट अटके पड़े थे। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही कि राज्य सरकार जानबूझकर इन फाइलों को रोक रही है। अब जैसे ही शुभेंदु सरकार बनी, फाइलें खुली और केंद्र को सीधा कंट्रोल सौंप दिया गया। यानी अब सेना की मूवमेंट तेज होगी, भारी हथियार तेजी से पहुंचेंगे, इमरजेंसी में सप्लाई लाइन नहीं टूटेगी और सबसे बड़ा संदेश चीन को जाएगा कि भारत अब चिकन नेक के साथ कोई रिस्क लेने वाला नहीं है। दोस्तों, बीजेपी का आरोप तो यहां तक रहा है कि बंगाल में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा देकर सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी तक बदली गई। पार्टी लगातार कहती रही कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास की सुरक्षा कमजोर हुई तो इसका फायदा सीधे चीन और कट्टरपंथी ताकतों को मिलेगा, खासकर तब जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता कमजोर पड़ने के बाद कई कट्टरपंथी समूह खुलेआम भारत विरोधी बयान देने लगे थे। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि कुछ तत्व तो चिकन नेक काटने जैसी धमकियां तक दे रहे थे। अब ऐसे माहौल में शुभेंदु अधिकारी का यह फैसला सिर्फ सड़क निर्माण का फैसला नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भारत की सामरिक सुरक्षा को लेकर
बड़ा स्ट्रेटजिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि जिस रास्ते से नॉर्थ ईस्ट तक रेल जाती है, सेना जाती है, गैस पाइपलाइन जाती है, बिजली की लाइनें गुजरती हैं, अगर वही रास्ता मजबूत हो गया तो दुश्मन की सबसे बड़ी उम्मीद खत्म हो जाएगी। याद रखिए, भारत सरकार इस इलाके को लेकर हमेशा बेहद सतर्क रही है, क्योंकि अगर युद्ध जैसी स्थिति में इस 22 किलोमीटर की गर्दन पर हमला हुआ तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के साथ संपर्क प्रभावित हो सकता है। यही वजह है कि अब यहाँ हाईवे चौड़े के जाएंगे, नई सुरक्षा व्यवस्था बनेगी, सड़कें मजबूत होंगी और सेना की लॉजिस्टिक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। प्रेस नोट में साफ कहा गया है कि ये सातों हिस्से सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी मजबूत करेंगे। दार्जिलिंग, डुआर्स और उत्तरी बंगाल को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बिहार बंगाल कॉरिडोर मजबूत होगा और घोजाडांगा बॉर्डर तक जाने वाली सड़क को भी अपग्रेड किया जाएगा। पश्चिमी बंगाल से बांग्लादेश से लेकर चीन का सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर ऐसा इलाज कर देंगे, बंगाल सीएम शुभेंदु अधिकारी सोचा न था। ममता राज में चिकन नेक पर आंखें गड़ाए था चीन बांग्लादेश। सीएम शुभेंदु के एक फैसले से 8 राज्यों का डर छूमंतर हो गया है। भारत के नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य चिकन नेक रास्ते के जरिए जुड़े हुए हैं। ये रास्ता कई जगहों पर महज 20 से 22 किलोमीटर का है। अगर इस रास्ते पर किस प्रकार का अवरोध पैदा किया जाता है तो नॉर्थ के 8 राज्यों से भारत का जुड़ाव अलग किया जा सकता है। बांग्लादेश और चीन हमेशा चिकन नेक पर नजरें गड़ाए रहता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पूर्व सरकार चिकन नेक का जिम्मा अपने पास रखे हुई थी। ममता सरकार साल भर से ज्यादा समय से केंद्र सरकार की फाइल दबाए हुई थी। अब पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी बीजेपी सरकार ने चिकन नेक का जिम्मा केंद्र सरकार को सौंप दिया है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बनी बीजेपी की सरकार ताबड़तोड़ फैसले ले रही है। इन्हीं फैसलों में एक चिकन नेक पर शुभेंदु सरकार का फैसला सबका ध्यान खींच रही है। शुभेंदु सरकार ने चिकन नेक से जुड़े मसलों पर केंद्र सरकार को बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। जिन हिस्सों की जिम्मेदारी सौंपी गई उनमें से कई हिस्से संकरे और संवेदनशील चिकन नेक कॉरिडोर से होकर गुजरते हैं, जो पूर्वोत्तर और देश के बाकी हिस्सों के बीच जमीन से जुड़ा एकमात्र रास्ता है। बंगाल की नई सरकार ने अपने शुरुआती फैसलों में से एक में नेशनल हाईवे के 7 हिस्सों को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL को सौंपने की मंजूरी दे दी है। शुभेंदु सरकार का रक्षा पर यह बहुत बड़ा फैसला है। इस कदम का असर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास जैसे सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण और व्यापार पर पड़ेगा, बल्कि रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ेगा। यह ऐसा विषय है जिस पर बीजेपी हमेशा से बातें करती रही है। अब केंद्र और बंगाल दोनों जगहों पर बीजेपी सत्ता में है। चिकन नेक पर रुकावट का मतलब 8 राज्यों से भारत को काट देना है। सौंपे गए 7 हिस्सों में से 5 सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक से होकर गुजरते हैं। यह 60 किलोमीटर लंबा एक इलाका है जो अपनी सबसे संकरी जगह पर महज 20 से 22 किलोमीटर चौड़ा है और नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के बीच फंसा हुआ है, जबकि इसके उत्तर में सिक्किम के पार चीन स्थित है। इस कॉरिडोर में किसी भी तरह की रुकावट से 8 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कनेक्टिविटी पर असर पड़ सकता है। सुरक्षा जानकारों ने इस क्षेत्र में ज्यादा चौड़े और ज्यादा मजबूत हाईवे की जरूरत पर बार बार जोर दिया है, खासकर 2017 में चीन के साथ डोकलाम गतिरोध, भारत भूटान चीन के मिलन बिंदु पर और बार बार होने वाले भूस्खलन को ध्यान में रखते हुए, जिससे अक्सर सिक्किम और पहाड़ी इलाकों से संपर्क टूट जाता है। साल भर से इस फैसले को रोके हुई थी ममता बनर्जी। बंगाल मुख्य सचिव के दफ्तर से जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य लोक निर्माण विभाग के NH विंग से राष्ट्रीय राजमार्गों के 7 हिस्सों को NHAI और NHIDCL को सौंपने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसमें कहा गया है कि ये प्रस्ताव केंद्रीय एजेंसियों के बार बार अनुरोधों के बावजूद लगभग 1 साल से राज्य सरकार के पास लंबित थे और औपचारिक रूप से सौंपे जाने के अभाव में इन हिस्सों पर काम रुका हुआ था। बीजेपी ने इन हिस्सों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने में हुई देरी को लेकर ममता बनर्जी की पिछली सरकार पर लगातार हमले किए थे। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि बांग्लादेश से हो रही अवैध घुसपैठ, जिसे उसने तृणमूल सरकार की ओर से बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। आरोपों में कहा गया था
कि उत्तरी बंगाल के सीमावर्ती जिलों की आबादी का स्वरूप बदलकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को और भी ज्यादा कमजोर कर दिया है। बीजेपी का दावा है कि नाजुक रास्ते की सुरक्षा अब बेहद मजबूत होगी। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बीजेपी ने यह हवाला देकर कहा था कि बांग्लादेश से आने वाली कट्टरपंथी और भारत विरोधी आवाजें चिकन नेक को काटकर भारत को कमजोर करने की बातें कर रही हैं। जहां एक तरफ ममता यह दलील देती रही कि सीमा प्रबंधन केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, वहीं बीजेपी ने दावा किया कि केवल डबल इंजन वाली सरकार ही इस नाजुक रास्ते को मजबूत बनाने में सक्षम है। अधिकारियों ने बताया कि यह हस्तांतरण फैसला उन राजमार्गों के लंबे समय से अटके विस्तार, मजबूतीकरण और मरम्मत के काम में तेजी ला सकता है, जिन्हें रक्षा, लॉजिस्टिक्स, व्यापार, पर्यटन और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए बेहद अहम माना जाता है। खास तौर पर NH-10 मॉनसून से होने वाले नुकसान की चपेट में आता रहा है, जिससे सिक्किम को होने वाली सप्लाई में बार बार रुकावटें आती रही हैं। दार्जिलिंग को जोड़ने वाले NH-110 को भी सालों से भूस्खलन, जमीन धंसने और ट्रैफिक जाम जैसी पुरानी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रेस नोट में कहा गया है, कुल मिलाकर ये 7 हिस्से सिक्किम, भूटान और बांग्लादेश से कनेक्टिविटी को मजबूत करते हैं। दार्जिलिंग की पहाड़ियों, डुआर्स और उत्तरी बंगाल को राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जोड़ते हैं। मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बिहार बंगाल कॉरिडोर को बेहतर बनाते हैं। मुर्शिदाबाद, नदिया और उत्तरी 24 परगना से होते हुए घोझाडांगा स्थित भारत बांग्लादेश सीमा तक जाने वाली मुख्य सड़क को अपग्रेड करते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही चिकन नेक कहा जाता है। यह भौगोलिक और सैन्य दृष्टि से भारत का संवेदनशील एरिया है। यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर के आसपास का एक बेहद संकरा जमीनी इलाका है, जो भारत के बाकी हिस्से को उत्तर पूर्वी राज्यों के 8 राज्यों से जोड़ता है। अगर आप भारत का नक्शा देखेंगे तो उत्तर पूर्व के राज्यों से पहले भारत का हिस्सा एक मुर्गे की गर्दन की तरह बेहद संकरा हो जाता है। कई जगहों पर इसकी चौड़ाई सबसे कम जगह पर मात्र 20 से 22 किलोमीटर है। यह संकरा कॉरिडोर चारों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में नेपाल और भूटान है। इसके दक्षिण में बांग्लादेश है। इसके ठीक ऊपर चुंबी घाटी है, जो तिब्बत यानी चीन का हिस्सा है। उत्तर पूर्व का एकमात्र रास्ता यही है। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और सिक्किम जाने के लिए रेल मार्ग, नेशनल हाईवे जैसे NH-10 और NH-27, बिजली की लाइनें और गैस पाइपलाइन इसी पतले रास्ते से होकर गुजरती हैं। सामरिक और सैन्य महत्व के लिहाज से यदि युद्ध की स्थिति में कोई दुश्मन देश इस 22 किलोमीटर चौड़े रास्ते पर कब्जा कर ले या इसे ब्लॉक कर दे, तो भारत के बाकी हिस्से का उत्तर पूर्वी राज्यों और वहां तैनात भारतीय सेना से संपर्क पूरी तरह कट सकता है। चीन की नजर हमेशा इस इलाके पर रहती है। साल 2017 में जो डोकलाम विवाद हुआ था, वह इसी चिकन नेक के पास था। चीन वहां सड़क बनाना चाहता था ताकि वह भारत की इस गर्दन के और करीब आ सके, जिसे भारतीय सेना ने मुस्तैदी से रोक दिया था। यही कारण है कि केंद्र सरकार इस क्षेत्र में सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर बहुत ज्यादा ध्यान देती है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में सेना तुरंत और तेजी से मूव कर सके। अब इस पूरे विषय को बहुत ही गहराई से समझते हैं कि आखिर इस एक फैसले ने पूरे दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स को कैसे हिलाकर रख दिया है। साल 2026 में भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी हो चुकी हैं। एक तरफ जहां चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत LAC पर लगातार दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन ने भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया है। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी सुर बहुत तेज हो गए हैं। वहां के कुछ कट्टरपंथी संगठन रैलियों में खुलेआम यह धमकी दे रहे थे कि वे भारत की इस कमजोर गर्दन को दबा देंगे। उनका सीधा इशारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ था। ऐसे में पश्चिम बंगाल की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसला लिया, उसने देश के सुरक्षा विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया। ममता बनर्जी के शासनकाल में केंद्र और राज्य के बीच की तनातनी जगजाहिर थी। केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकार से अनुरोध कर रही थी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण इन 7 राजमार्गों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया जाए, ताकि इनका आधुनिकीकरण किया जा सके। लेकिन राजनीतिक द्वेष और अपनी अलग नीतियों के कारण
तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस फाइल को दबाकर बैठी रहीं। पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन फाइल पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसका सीधा नुकसान भारतीय सेना और उन सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों को हो रहा था जो हर साल मानसून में देश के बाकी हिस्सों से कट जाते थे। जैसे ही बंगाल की राजनीतिक फिजा बदली और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने उस फाइल को न सिर्फ कैबिनेट से पास कराया, बल्कि तुरंत प्रभाव से 7 नेशनल हाईवे का नियंत्रण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL को ट्रांसफर कर दिया। यह कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं है, यह सीधे तौर पर चीन और बांग्लादेश के उन तत्वों को एक कड़ा संदेश है जो भारत को तोड़ने के हसीन सपने देख रहे थे। आइए विस्तार से जानते हैं कि वे 7 हाईवे कौन से हैं और उनका सामरिक महत्व क्या है। इन 7 राजमार्गों में से 5 सीधे तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भीतर आते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं, भारत का वह रणनीतिक गलियारा है जो पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को मुख्य भूमि से जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 60 किलोमीटर है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसकी चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर ही रह जाती है। आप कल्पना कीजिए कि एक विशाल देश जिसकी सीमाएं हजारों किलोमीटर में फैली हैं, उसका एक पूरा हिस्सा केवल एक 20 किलोमीटर चौड़ी सड़क और रेल लिंक के भरोसे टिका हुआ है। अगर इस हिस्से पर कोई बाधा खड़ी होती है तो असम से लेकर अरुणाचल तक का पूरा इलाका बाकी भारत से कट जाएगा। इस कॉरिडोर के उत्तर में नेपाल और भूटान की सीमाएं हैं, जबकि दक्षिण में बांग्लादेश की सीमा लगती है। इसके ठीक ऊपर चीन की चुंबी घाटी है। चुंबी घाटी तिब्बत का वह हिस्सा है जो भारत के सिक्किम और भूटान के बीच एक त्रिकोणीय आकार में धंसा हुआ है। सैन्य दृष्टि से चीन की चुंबी घाटी एक खंजर की तरह है जो सीधे भारत के चिकन नेक की तरफ इशारा करती है। चीन हमेशा से चाहता है कि वह चुंबी घाटी से नीचे की ओर बढ़े और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जितना संभव हो सके करीब पहुंच जाए। साल 2017 में डोकलाम में जो गतिरोध हुआ था, उसके पीछे चीन की यही चालाकी थी। चीन डोकलाम पठार पर सड़क बनाना चाहता था ताकि उसकी सेना वहां से सीधे भारत के इस संकरे गलियारे पर नजर रख सके और युद्ध की स्थिति में इसे आसानी से निशाना बना सके। उस समय भारतीय सेना ने डोकलाम में चीनी सैनिकों के सामने दीवार बनकर उनके इरादों को नाकाम कर दिया था। लेकिन सिर्फ डोकलाम में सेना का खड़े रहना काफी नहीं था। अगर चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देना है तो भारतीय सेना को भारी हथियारों, टैंकों और मिसाइल प्रणालियों को बहुत तेजी से सीमा तक पहुंचाना होगा और इसके लिए मजबूत, चौड़े और ऑल वेदर यानी हर मौसम में चालू रहने वाले राजमार्गों की जरूरत होती है। ममता सरकार के समय इन सड़कों की हालत बेहद खस्ता थी। राज्य लोक निर्माण विभाग यानी PWD के पास न तो इतना बजट था और न ही ऐसी अत्याधुनिक तकनीक कि वे इन पहाड़ी और संवेदनशील इलाकों में बेहतरीन सड़कों का निर्माण कर सकें। उदाहरण के लिए NH-10 को देखिए। यह राजमार्ग सिक्किम की जीवन रेखा है। सिक्किम में तैनात भारतीय सेना के जवानों के लिए राशन, गोला बारूद और अन्य आवश्यक सामग्रियां इसी हाईवे से होकर जाती हैं। इसके साथ ही भूटान के साथ होने वाला व्यापार भी इसी रास्ते पर निर्भर है। लेकिन तीस्ता नदी में आने वाली बाढ़ और भारी मानसून के कारण इस हाईवे पर हर साल भयानक भूस्खलन होता है। कई बार तो यह हाईवे हफ्तों तक बंद रहता है। सिक्किम का संपर्क पूरे देश से टूट जाता है। सेना की गाड़ियां फंसी रहती हैं। केंद्र सरकार चाहती थी कि NHIDCL इस पूरे हाईवे को अपने हाथ में ले, इसमें अत्याधुनिक टनल और पुल बनाए ताकि भूस्खलन का असर सड़क पर न पड़े। लेकिन फाइल राज्य सरकार के दफ्तरों में धूल फांक रही थी। अब सुवेंदु सरकार के आते ही यह रुकावट दूर हो गई है। NHIDCL ने इस पर काम शुरू करने की तैयारी कर ली है, जिससे अब सिक्किम हर मौसम में देश से जुड़ा रहेगा। इसी तरह NH-110 है जो दार्जिलिंग की पहाड़ियों को जोड़ता है। दार्जिलिंग न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में हमेशा भारी ट्रैफिक जाम और जमीन ढांसने की समस्याएं बनी रहती थीं। सड़कों की चौड़ाई कम होने के कारण सेना के बड़े वाहनों को गुजरने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब इस हाईवे का नियंत्रण भी केंद्रीय एजेंसी के पास आ गया है, जिससे इसका चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण युद्ध स्तर पर किया जाएगा। इनके अलावा जिन अन्य हिस्सों को केंद्र को सौंपा गया है
वे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी 24 परगना जिलों से होकर गुजरते हैं। ये जिले बांग्लादेश की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। इनमें से एक मुख्य सड़क मुर्शिदाबाद और नदिया से होते हुए घोंझाडांगा में भारत बांग्लादेश सीमा तक जाती है। इस सड़क का अपग्रेडेशन व्यापार के लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की त्वरित तैनाती के लिए भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा मालदा और मुर्शिदाबाद के रास्ते बिहार बंगाल कॉरिडोर को भी मजबूत किया जा रहा है, जिससे उत्तर भारत से पूर्वोत्तर भारत तक जाने वाले वैकल्पिक रास्ते और बेहतर हो जाएंगे। अब बात करते हैं उस आंतरिक सुरक्षा के खतरे की जिसे लेकर बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिले जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और सिलीगुड़ी के आसपास के इलाके हमेशा से ही अवैध घुसपैठ की समस्या से जूझते रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट बताती हैं कि पिछले कुछ दशकों में इन सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या का संतुलन तेजी से बदला है। बांग्लादेश से होने वाली अवैध घुसपैठ के कारण इन इलाकों में कई ऐसे तत्व सक्रिय हो चुके हैं जिनकी वफादारी भारत के प्रति संदिग्ध है। बीजेपी का आरोप रहा है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण इस घुसपैठ पर आंखें मूंद रखी थीं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाके के आसपास अगर आबादी का स्वरूप बदलता है तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा टाइम बम है। युद्ध की स्थिति में बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरा आंतरिक तत्वों से होता है, जो देश के भीतर रहकर रेलवे लाइनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, बिजली के ग्रिड फेल कर सकते हैं या सेना की मूवमेंट की खबरें दुश्मन तक पहुंचा सकते हैं। जब बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ और वहां एक अंतरिम सरकार बनी जिसमें कट्टरपंथी विचारधारा वाले लोगों का प्रभाव बढ़ा, तब भारत विरोधी बयानबाजी चरम पर पहुंच गई। बांग्लादेश के जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों ने रैलियों में भारत को आर्थिक और सामरिक नुकसान पहुंचाने की धमकियां दी। उन्होंने खुलेआम कहा कि वे चिकन नेक को ब्लॉक करने की ताकत रखते हैं। इस तरह की धमकियों को भारत सरकार हल्के में नहीं ले सकती थी। आंतरिक और बाहरी खतरों के इस कॉकटेल का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका यही था कि इस पूरे क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत और अभेद्य बना दिया जाए कि कोई भी दुश्मन इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत न करे। सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनते ही इस नब्ज को पहचाना। उन्होंने समझा कि सीमा प्रबंधन भले ही केंद्र का काम हो, लेकिन जब तक राज्य सरकार जमीन मुहैया नहीं कराएगी, फाइलें पास नहीं करेगी, तब तक केंद्र चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इसे ही डबल इंजन सरकार का असली फायदा कहा जाता है, जहां केंद्र और राज्य एक ही विजन के साथ देश की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इस फैसले के बाद अब एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल इन हाईवे को 4 लेन और 6 लेन में तब्दील करने की योजना पर काम कर रहे हैं। सड़कों को कंक्रीट से बेहद मजबूत बनाया जाएगा ताकि भारतीय सेना के भारी भरकम T-90 भीष्म टैंक, अत्याधुनिक तोपें और मिसाइल लॉन्चर बिना किसी बाधा के और बिना समय गंवाए सीधे चीन सीमा तक पहुंच सकें। इसके अलावा रणनीतिक स्थानों पर नए और मजबूत पुलों का निर्माण किया जाएगा जो भारी सैन्य वाहनों का वजन सह सकें। यह कदम चीन की उस रणनीति का करारा जवाब है जिसके तहत वह LAC के उस पार तिब्बत में रेलवे नेटवर्क, राजमार्ग और सैन्य हवाई अड्डों का जाल बिछा रहा है। चीन को लगता था कि भारत अपने आंतरिक राजनीतिक विवादों और राज्य केंद्र के झगड़ों के कारण सीमा पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित नहीं कर पाएगा, लेकिन बंगाल में हुए इस प्रशासनिक और राजनीतिक बदलाव ने चीन की इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। भारत ने यह साफ कर दिया है कि जब बात राष्ट्र की अखंडता की आएगी तो नीतियां और फैसले पलक झपकते ही लिए जाएंगे।